नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 11 और हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे राउल्ट का सेकेंड लॉ। देखिए, सॉल्यूशन चैप्टर में राउल्ट जो थे उन्होंने दो नियम दिए और दोनों नियम में एक नियम हम पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं और ये सेकेंड नियम है। फर्स्ट जो नियम था वो था अवाष्पशील विलय युक्त विलयनों के लिए, मतलब वैसे विलयन जिसमें अवाष्पशील सॉल्यूट है, और ये जो नियम है ये वैसे विलयन के लिए है जिसमें वाष्पशील सॉल्यूट है। वाष्पशील का मतलब ये हुआ कि वाष्प में बनने वाले सॉल्यूट है, जैसे द्रव हो सकते हैं। द्रव जो होते हैं आसानी से वाष्प में बदल जाते हैं, इसलिए द्रव सॉल्यूट जो होते हैं वाष्पशील होते हैं। तो आइए, फॉर कंटेनिंग वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए है राउल्ट का नियम, वाष्पशील विलय युक्त विलयनों के लिए। अच्छा, ये नियम क्या कहता है, यहाँ पे नियम के बारे में देखेंगे। नियम कहता है कि नियत ताप पर वाष्पशील विलय युक्त विलयनों में प्रत्येक अवयव, मतलब जो भी उस विलयन में अवयव मिले हुए हैं, कंपोनेंट मिले हुए हैं, जैसे सॉल्यूट या सॉल्वेंट ही मिला रहेगा, अवयव का आंशिक दाब उनके मोल प्रभाजों के, मतलब मोल फ्रैक्शन के समानुपाती होता है। ठीक है। अच्छा, इस चीज़ को हम समझते हैं थोड़ा सा अच्छा से। हाँ, देखिए क्या कैसे समझेंगे। मान लेते हैं कि हम दो हम बॉक्स ले लेते हैं, ऐसे बॉक्स ले लेते हैं और दोनों बॉक्स में हम दो द्रव को ले लेते हैं। ठीक है। इसमें द्रव है, इसमें ए द्रव है, इसमें क्या है, ए के द्रव है, इसमें ए है, ये ए द्रव है। ठीक है। ये में द्रव कौन सा है, इसमें द्रव ए लिए हुए हैं और इसमें हम ले लिए हैं बी द्रव। ठीक है। हम ए और बी दो द्रव ले लेते हैं, मान लेते हैं, आप कोई भी दो द्रव ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम ए और बी दो द्रव ले लिए, द्रव नंबर ये बी है। ठीक है। तो जब इनको हम गर्म करेंगे तो इसमें से ये वाष्प बनेगा और वाष्प बनेगा तो इस वाल पे, इस पर कुछ प्रेशर पड़ेगा और ये जो प्रेशर होगा, ये जो प्रेशर होगा, जिसको वेपर प्रेशर बोलेंगे, उसे हम कुछ मान लेंगे। ठीक है। और क्या मानेंगे, जैसे पी हो गया प्रेशर। आइए, ए द्रव का है तो ए मान लेंगे, और चूँकि इसमें केवल द्रव में ए ही के कंपोनेंट है, मतलब सॉरी ए ही के पार्टिकल से ए के कण हैं, तो ये शुद्ध ए का द्रव हुआ, तो यहाँ पे पी नॉट ए मान लेंगे। ठीक है। ये एक शुद्ध द्रव हुआ, शुद्ध द्रव ए है और इसका वेपर प्रेशर पी ए होगा और नॉट लगाने का मतलब हुआ शुद्ध अवस्था का। और ये बी द्रव हुआ, इस बी द्रव का भी कुछ वाष्प होगा और जैसे वाष्प ये जाएगा तो इस दीवार पे वाष्प दाब लगाएगा और इसका जो वाष्प दाब होगा, जिसको इंग्लिश में वेपर प्रेशर बोलते हैं, उसको मान लेते हैं पी बी। और चूंकि शुद्ध है ये, इसमें और कोई चीज़ नहीं मिला हुआ है, तो इसको नोट कर देते हैं। तो ए द्रव का वाष्प दाब पी नॉट ए है और बी द्रव का वाष्प दाब पी नॉट बी है और ये दोनों द्रव वाष्पशील है। अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों द्रव को आपस में मिला देते हैं और मिलाने के बाद एक नए बॉक्स में इसे भर देते हैं। तो जब नए बॉक्स में इसे मिलाएंगे तो जो सॉल्यूशन मिलेगा, ये सॉल्यूशन होगा, ये सॉल्यूशन बनेगा। द्रव ए द्रव बी को आपस में मिलाएंगे तो इसमें ए और बी दोनों के पार्टिकल्स आएंगे, मतलब कण आएंगे। तो कहीं ए के कण होंगे, कहीं बी, कहीं ए, कहीं बी, ऐसा होगा ए बी बी, ऐसे बी के कण होंगे, ए के कण होंगे, बी के कण होंगे। आप समझ रहे हैं बात को। ठीक है। कहीं ए के कण होंगे, कहीं बी के कण होंगे, कहीं ए के कण होंगे, कहीं बी के कण होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। तो यहाँ पे इस वाले द्रव में कहीं बी कहीं ए वाले कण होंगे। ठीक है। तो जब हम इन्हें गर्म करेंगे, इस सॉल्यूशन को गर्म करेंगे, तो इसमें पूरे सॉल्यूशन का वाष्प दाब, मतलब ये जो वाष्प बनेगा, ये वाष्प बनेगा और वाष्प जो बन के ऊपर इस दीवार पे दाब लगाएगा, तो इस पे जो वेपर प्रेशर होगा पूरा सॉल्यूशन का, किसका, पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो होगा उसे हम पी टोटल मान लेंगे। पी टोटल मतलब पूरे सॉल्यूशन का। लेकिन क्या इसमें जो अलग अलग द्रव है, जैसे ए है, बी है, तो ए द्रव का वाष्प दाब अलग हो सकता है और बी द्रव का वाष्प दाब अलग हो सकता है। मान लो इसमें हम केवल ए वाले कण को देखें, तो जो ए वाले कण ये उड़ रहे हैं, ए वाले कण जो उड़ रहे हैं, यहाँ पे ए वाले कण ये वाले जो उड़ रहे हैं, तो इनका इंडिविजुअल मतलब एक वाष्प दाब हो सकता है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे सॉल्यूशन में मिलने के बाद ए का जो वाष्प दाब होगा, यानी वेपर प्रेशर ऑफ ए,
ए का जो वाष्प दाब होगा वो मान लेते हैं पी ए। चूँकि शुद्ध अवस्था का तो नहीं है, इसमें दो द्रव मिला हुआ है, ये तो शुद्ध था, अकेले था, इसलिए इसे पी नॉट ए मान लिए। लेकिन इसमें शुद्ध नहीं है, इसमें और भी द्रव है, तो इसका वाष्प दाब अलग होता है, इसे पी ए मान लेंगे। और इसमें बी भी तो मिला है, तो बी वाला जो है, बी वाला, इसका वेपर प्रेशर बी वाला का मान लेते हैं पी बी। ठीक है, तो ये पी ए और पी बी जो है ये सॉल्यूशन बनने के बाद ए का वाष्प दाब और बी का वाष्प दाब है। लेकिन यहाँ पे पी नॉट ए और पी नॉट बी जो है ये जब अलग अलग द्रव था, ये शुद्ध जब था, तो उस समय का है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, इधर स्टेटमेंट एक लिखते हैं कि माना कि दो द्रव ए और बी जिनका विलयन में वाष्प दाब जिसको हम बार बार वेपर प्रेशर बोल रहे हैं, वाष्प दाब क्रमशः पी ए और पी बी है तथा पी बी है और शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब, माने जब शुद्ध था, ए और बी द्रव जब शुद्ध था, तो उस समय वाष्प दाब जो था क्रमशः वो कितना था, वो पी नॉट ए और पी नॉट बी है। ठीक है, वाष्प दाब पी नॉट बी है। तथा एक और चीज़ यहाँ पे देखिएगा, ये जो ए और बी जो द्रव हैं इनका कुछ मोल फ्रैक्शन भी होगा इस सॉल्यूशन में। मोल फ्रैक्शन का मतलब हुआ कि ए के कुछ इसमें भाग होंगे, ए का भाग मतलब ए का मोल फ्रैक्शन, और इसमें बी का भी कुछ भाग होगा इस सॉल्यूशन में, तो बी का मोल फ्रैक्शन। अच्छा, थोड़ा हम देख ले कि नीचे आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं। यस, आपको दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ए है और बी है, तो दोनों सॉल्यूशन में मिले हुए हैं, तो यहाँ पे ए की भी कुछ मात्रा होगी या बी की भी मात्रा होगी। तो ए की मात्रा मतलब ए का जो इसमें क्वांटिटी घुला है उसको मान लेंगे ए का मोल फ्रैक्शन। ए का मोल फ्रैक्शन मतलब काई ए, यानी ए का मोल फ्रैक्शन, और इसमें बी का मोल फ्रैक्शन भी होगा काई बी। जाहिर सी बात है, देखिए इस पूरे सॉल्यूशन में ए भी मिला है, बी भी मिला है, तो अगर हम केवल ए की बात करें तो ए का इसमें जो भाग घुला हुआ है, ए का जो इसमें अंश घुला हुआ है उसे हम काई ए बोलेंगे, ये मोल फ्रैक्शन है इसका। और इसमें जो बी का अंश घुला है उसे काई बी बोलेंगे, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, बी का मोल फ्रैक्शन बोलेंगे, मोल प्रभाज्य। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं तथा दोनों द्रवों का विलयन में मोल फ्रैक्शन को हम हिंदी में मोल प्रभाज्य बोलते हैं। मोल फ्रैक्शन क्रमशः काई ए तथा काई बी है। समझ में आया ना? तो हम क्या बोले कि दो द्रव है ए और बी, है ना। जब वो शुद्ध अवस्था में है तो उनका वेपर प्रेशर जो है पी नॉट ए और पी नॉट बी है, लेकिन जैसे उनको सॉल्यूशन में मिला दे रहे हैं तो उनका जो इंडिविजुअल मतलब अलग अलग जो वेपर प्रेशर है वो पी ए और पी बी है। और अगर हम सॉल्यूशन में दोनों ए और बी के मोल अंश की बात करें, मतलब कितना मोल घुला हुआ है, तो एक का काई ए घुला है, एक का काई बी घुला है। ठीक है, माने एक का ए मोल फ्रैक्शन घुला है, एक का बी। तो नियम कहता है कि नियत ताप पर वाष्पशील विलय युक्त विलयनों के प्रत्येक अवयव, मतलब जो भी इसमें अवयव क्या मिला है, ए और बी अवयव है इसमें का आंशिक दाब मतलब जो इसका अलग अलग पी ए और पी बी दाब लग रहा है वो क्या होता है, उनके मोल प्रभाज्यों के समानुपाती होता है। मतलब अगर हम नियम से देखें तो पी ए जो है ये समानुपाती होगा काई ए, मतलब ए का आंशिक दाब जो सॉल्यूशन में लग रहा है वो समानुपाती होगा उसके मोल फ्रैक्शन के, ये एक नंबर हो जाएगा। और दूसरा पी बी समानुपाती होगा काई बी के, यानी बी का जो मोल अंश होगा, मोल अंश कह रहे हैं, आंशिक दाब होगा वो समानुपाती किसके होगा, उसके मोल फ्रैक्शन के। इसे मान लेते हैं सेकेंड। ठीक है,
अगर हम डाल्टन के नियम से देखें, डाल्टन के नियम से देखें तो डाल्टन क्या बोले थे कि अगर पूरा सॉल्यूशन का या किसी भी पूरे बर्तन का आपको दाब निकालना है तो उसमें जितने अलग अलग दाब हैं उनको जोड़ दीजिए। तो इस सॉल्यूशन पे, इस बर्तन पे पूरा जो दाब लग रहा है उसे P माने हैं, P टोटल। तो जो P टोटल होगा छोटू, जो P टोटल होगा इसमें अलग अलग जो दाब होगा उनके योगफल के बराबर होगा। तो टोटल प्रेशर निकालना है तो हम A और B के प्रेशर को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे PA प्लस हो जाएगा PB, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें, थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं, 2 नंबर हो गया। अगर हम इस इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह हटेगा, तो यहाँ पे PA बराबर आएगा, जो कांस्टेंट आएगा वो P नॉट A आएगा। P नॉट A का मतलब हुआ ये उसी के शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब है। जो A विलयन है, A द्रव है, A द्रव का ये शुद्ध अवस्था का क्या है, वाष्प दाब है। इंटू कर देंगे काई A, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे PB इज इक्वल टू इसी के शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब इंटू काई B। तो आप इसे भी याद रख सकते हैं, ये है और ये, ठीक है। तो समानुपाती का चिन्ह हट सकता है। तो P टोटल क्या होगा, PA प्लस PB। तो यहाँ पे क्या करेंगे, PA कितना है, PA बराबर P नॉट A इंटू काई A प्लस यहाँ पे PB कितना है, P नॉट B इंटू काई B है, ठीक है। तो ये आ गया P टोटल। अच्छा, यहाँ से हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, आप इसे नोट कर ले, थोड़ा सा हम जगह लेना चाहेंगे। तो हम जगह लेना चाहेंगे, इसे, इस थ्योरी को मिटा दें। चलिए इसको मिटाते हैं, यहाँ पे इसको आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे P टोटल इज इक्वल टू है, क्या है, P टोटल इज इक्वल टू P नॉट A इंटू काई A प्लस P नॉट B इंटू काई B है, ठीक है। अगर हम बात करें कि आप पहले से मोल फ्रैक्शन पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि एक विलयन में जितने भी अवयव उपस्थित रहते हैं, कंपोनेंट उपस्थित रहते हैं, उनके मोल फ्रैक्शनों का जो योग होता है, मतलब उनको जोड़ेंगे तो वो एक आता है। मतलब एक इस सॉल्यूशन में 2 ही कंपोनेंट है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, अवयव है, एक A है और एक B है। तो अगर इन दोनों के मोल फ्रैक्शन को जोड़े, A के मोल फ्रैक्शन प्लस B के मोल फ्रैक्शन को जोड़े तो कितना आएगा, 1। अगर हम यहाँ से कोई A को निकालना चाहें, चलो हम काई A निकाल लेते हैं। तो काई A बराबर कितना होगा, 1 माइनस काई B। तो 1 माइनस काई B। हम क्या करते हैं, काई A के जगह पे इसको रख लेते हैं, या एक काम कर सकते हैं, आप B को भी बदल सकते हैं। चलिए B को बदल लेते हैं, अच्छा रहेगा, आप किसी को बदल सकते हैं। तो काई B यहाँ से निकाल लेते हैं, काई B हो जाएगा 1 माइनस काई A, ठीक है। तो यहाँ पे 1 के टर्म में सब आ जाएगा। तो इस वाले इक्वेशन को हम कुछ मान लेते हैं, जैसे मान लो A, तो इस वाले चीज को इसमें पुट करेंगे तो P टोटल बराबर क्या होगा, P नॉट A इंटू काई A प्लस P नॉट B। काई B के जगह पे हम ये लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस काई B। ये x नहीं है, काई है, काई को मतलब मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। थोड़ा बहुत x की तरह दिख रहा है, लेकिन आप इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा P टोटल इज इक्वल टू P नॉट A इंटू काई A प्लस, इनको हम दोनों में गुणा कर देंगे। तो P नॉट में इससे 1 से गुणा करेंगे तो P नॉट B हो जाएगा, और माइनस फिर इससे गुणा करेंगे तो P नॉट B इंटू काई B। ये हो जाएगा ना, हाँ हो गया, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे काई A है यार, यहाँ पे A है, यहाँ भी A है, ठीक है। यहाँ पे देखो काई B इज इक्वल टू 1 माइनस काई B A है, सॉरी काई A, तो काई A लिख दिए। अच्छा, इसे मिटाए, थोड़ा सा रफ करते हैं इसे, आप उतार लीजिए इसे। चलिए पूरा मिटा देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पे P टोटल इज इक्वल टू, हम एक काम करते हैं, इस वाले टर्म को इसके साथ लिखते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें भी काई A है, इसमें भी काई A है। तो P नॉट A इंटू काई A माइनस P नॉट B इंटू काई A, और प्लस उसके बाद ये लिख देते हैं, तो P नॉट B, ठीक है। तो P T इज इक्वल टू हो जाएगा, इसमें से काई A कॉमन आ जाएगा। तो काई A कॉमन आने के बाद P नॉट, यहाँ पे काई A कॉमन आ गया, दोनों में से आ गया ना। तो यहाँ पे बचेगा P नॉट A और यहाँ पे बचेगा P नॉट B।
तो पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी प्लस पी नॉट बी हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे पी टोटल आ गया, पी टोटल आ गया, ये रहा आपका इक्वेशन नंबर, कुछ मान लीजिए बी मान लेते हैं। ठीक है, चाहे आप तो आप यहाँ से पी नॉट बी भी कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से आप पी नॉट बी भी कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन आया, ये राउल्ट का इक्वेशन है, राउल्ट्स इक्वेशन है, मतलब राउल्ट का समीकरण है। और कौन सा समीकरण है? ये सेकेंड समीकरण है, सेकेंड मतलब दूसरा नियम है। ठीक है, तो ये रहा राउल्ट का द्वितीय नियम, है ना। इस नियम को हमने पूरा विस्तार रूप से लिखकर भी आपको दिखा दिया। आप इसे अच्छे ढंग से नोट कर ले और इसे थोड़ा बहुत आप रिवाइज कर लेंगे। आपको कोई ना कोई एगो नियम बोर्ड में आने की संभावना रहती है, तो आप कोई ना कोई एगो नियम याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को लेकर, और उसमें अंतर भी जानेंगे और साथ ही साथ वो क्या होता है वो सब जानेंगे। ठीक है, तो चलिए बाय।